आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी अंधेरे में जी रहे थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता बस चुकी थी जिसके बारे में आज भी इतिहास पूरी सच्चाई नहीं जानता। सूरज उगता था, पर उसकी किरणें केवल उजाला नहीं लाती थीं, वो ज्ञान लाती थीं, वो गणित लाती थीं, वो विज्ञान लाती थीं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्राचीन भारत का वो अध्याय है जिसे या तो जानबूझकर छुपाया गया या जिसे समझने की क्षमता हम खो चुके हैं। उस समय की नगरी सीधी सड़कों से बनी थी, हर घर में जल निकास की व्यवस्था थी, नालियां ढकी हुई थीं, और हैरानी की बात, आज से हजारों साल पहले लोग शुद्धता और स्वच्छता को धर्म मानते थे। क्या ये संभव है? इस सभ्यता के लोग लोहे से पहले ही धातुओं को पहचान चुके थे। वे केवल किसान नहीं थे, वे खगोलविद थे, वे वैद्य थे, वे वास्तुकार थे। आकाश में तारों की गति से वे समय की गणना करते थे, सूर्य और चंद्रमा की चाल से वे भविष्य का अनुमान लगाते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनकी लिपि आज भी अनपढ़ है। आज का आधुनिक विज्ञान, AI, सुपर कंप्यूटर सब मिलकर भी उस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। क्या वो केवल भाषा थी या किसी तरह का कोड? कई इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता केवल शहरों की नहीं थी, यह ज्ञान की सभ्यता थी। यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, यहाँ गुरुकुलों में मन, शरीर और आत्मा तीनों को साधा जाता था। पर फिर अचानक सब कुछ बदल गया। नदियाँ सूखने लगी, शहर वीरान होने लगे, लोग बिना युद्ध के, बिना किसी बड़े विनाश के बस गायब हो गए। कोई कंकाल नहीं, कोई युद्ध के निशान नहीं, कोई अंतिम चीख नहीं। तो सवाल उठता है, आखिर इस उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा, कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन, और कुछ मानते हैं कि यह सभ्यता नष्ट नहीं हुई, इसने स्वयं को छुपा लिया। और यहीं से शुरू होता है प्राचीन भारत का असली रहस्य। जब आधुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन भारत की उस दबी हुई सभ्यता के अवशेष खोदने शुरू किए, तो उन्हें लगा वे मिट्टी खोद रहे हैं, पर असल में वे समय को खोद रहे थे। ईंटें बाहर आईं, मजबूत सटीक नाप की हुई ईंटें। आज के इंजीनियर भी हैरान रह गए, इतनी सटीक माप बिना किसी आधुनिक उपकरण के ये कैसे संभव है? पर असली झटका ईंटों से नहीं लगा, असली रहस्य तो पत्थरों पर उकेरा गया था। पत्थरों पर लिखा वो सच जिसे पढ़ा नहीं जा सका। हजारों मुहरें मिली, हर मुहर पर अजीब सी आकृतियाँ, जानवर, रेखाएं, चिन्ह, पर कोई भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि वो कोई साधारण भाषा नहीं थी। कुछ विद्वानों ने कहा ये व्यापार की भाषा है, कुछ ने कहा ये धार्मिक प्रतीक हैं, पर कुछ चुनिंदा शोधकर्ताओं ने एक अलग ही बात कही, ये भाषा नहीं, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस हैं। निर्देश किसके लिए? यही सवाल पूरे इतिहास को हिला देता है। वो तकनीक जो समय से बहुत आगे थी। उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्हें देखकर वैज्ञानिक चुप हो गए। कुछ पत्थर ऐसे थे जो अत्यधिक तापमान में पिघलने के निशान दिखाते थे, पर उस समय इतनी गर्मी पैदा करने की तकनीक मानी ही नहीं जाती थी। तो फिर इतनी ऊंची गर्मी आई कहां से? कुछ वैज्ञानिकों ने धीरे से कहा ये किसी उन्नत ऊर्जा प्रयोग के संकेत हो सकते हैं, पर यह बात किताबों में कभी खुलकर नहीं लिखी गई। प्राचीन ऊर्जा का रहस्य। प्राचीन भारत में ऊर्जा केवल आग तक सीमित नहीं थी। ग्रंथों में वर्णन है सूर्य ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और सबसे रहस्यमय मानसिक ऊर्जा। ऋषि ध्यान में बैठकर अपने मन को इस हद तक नियंत्रित कर लेते थे कि शरीर की सीमाएं टूट जाती थीं। इसे ही कहा गया तपस्या। क्या ये केवल धार्मिक शब्द है या फिर मानव मस्तिष्क की वो शक्ति जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया? जब नदियाँ रास्ता बदलने लगी, इसी समय एक और भयावह परिवर्तन शुरू हुआ। सरस्वती, जो कभी विशाल नदी थी, धीरे धीरे अपना मार्ग बदलने लगी। खेती प्रभावित हुई, पानी कम होने लगा, शहरों में हलचल बढ़ी। पर हैरानी की बात, कहीं भी अफरा तफरी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। कुछ घरों में कीमती वस्तुएं वहीं की वहीं छोड़ दी गयीं। कोई लूट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक शांत पलायन। क्या ये पलायन था या योजना? इतिहास यही मानता है कि लोग धीरे धीरे दूसरी जगह बस गए। पर सवाल ये है, अगर सब कुछ सामान्य था तो शहरों को पूरी तरह खाली क्यों किया गया? कुछ शोधकर्ता मानते हैं ये विनाश से भागना नहीं था, ये ज्ञान को बचाने की कोशिश थी। और यहीं से
कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। 20वीं सदी का मध्यकाल था। दुनिया आधुनिक बनने की दौड़ में थी। नए हथियार, नई तकनीक और शक्ति की भूख। इसी समय प्राचीन भारत की एक दूरस्थ पहाड़ी श्रृंखला में एक खोज हुई। ऐसी खोज जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया। एक गुफा जो नक्शों में नहीं थी। स्थानीय चरवाहों ने एक गुफा की ओर इशारा किया जहाँ अजीब घटनाएं होती थीं। कभी कंपास काम नहीं करता, कभी आवाजें गूंजती बिना किसी स्रोत के। जब वैज्ञानिक वहाँ पहुँचे तो उन्हें लगा यह कोई साधारण गुफा नहीं है। अंदर लिखा हुआ समय, गुफा की दीवारों पर वही चिन्ह थे, सीधी रेखाएं, घुमावदार आकृतियाँ और एक चक्र जिसके बीच एक बिंदु था। कुछ विद्वानों ने कहा यह सृष्टि का प्रतीक है, पर एक संस्कृत विद्वान फुसफुसाकर बोला यह चेतावनी है। वो चेतावनी जिसे नजरअंदाज किया गया, दीवार पर उकेरा गया था। जो समय से आगे देखेगा वह वर्तमान में अंधा हो जाएगा। पर उस दौर के लोग चेतावनियां सुनने नहीं, खोज करने आए थे। जो मिला उसने सबको डरा दिया। गुफा के भीतर कुछ धातु पट्टिकाएं मिली। वो जंग नहीं पकड़ती थीं। हजारों साल पुरानी होने के बावजूद उनकी चमक वैसी ही थी। उन पर बने आरेख ऐसे थे जैसे किसी यंत्र की रचना हो, पर वो यंत्र आज की तकनीक से भी मेल नहीं खाता था। एक वैज्ञानिक ने लिखा यह मशीन नहीं, यह एक प्रणाली है। समय से जुड़ा संकेत। आरेखों में समय को सीधी रेखा की तरह नहीं बल्कि चक्र की तरह दिखाया गया था। युगों का चक्र, उत्थान और पतन, और सबसे नीचे कलियुग का बिंदु। यही वो पल था जब कुछ फाइलें सीधे बंद कर दी गयी। सब कुछ गोपनीय क्यों हुआ? जो रिपोर्ट बनी उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ शोधकर्ताओं को परियोजना से हटा दिया गया, कुछ को दूसरे देशों में काम पर भेज दिया गया और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गए। इतिहास कहता है यह संयोग था, पर सच्चाई ये है हर वो चीज जो शक्ति को चुनौती दे उसे दबा दिया जाता है। कुछ सवाल जो आज भी अधूरे हैं। अगर यह खोज झूठ थी तो छुपाई क्यों गई? अगर यह मिथक था तो डर क्यों पैदा हुआ? और अगर यह सच था तो हमें इसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं गया? ज्ञान फिर से अंधेरे में चला गया। गुफा को बंद कर दिया गया, क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दिया गया और धीरे धीरे वो कहानी फिर से खामोशी में डूब गई। पर एक बात अनदेखी रह गई, ज्ञान को हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। समय बदला, दुनिया डिजिटल हो गई। जहाँ कभी ऋषि ध्यान करते थे आज वहाँ सर्वर चलते हैं। पर कुछ चीजें समय के साथ नहीं बदलती। ज्ञान की भूख, नई पीढ़ी, पुराने संकेत। कुछ युवा शोधकर्ता इतिहासकार नहीं बल्कि वैज्ञानिक और डेटा विश्लेषक प्राचीन चिन्हों को नए नजरिए से देखने लगे। उन्होंने मुहरों और गुफाओं में मिले आकारों को कंप्यूटर मॉडल में बदला और जो सामने आया उसने सबको चुप करा दिया। चिन्ह जो कोड बन गए, वो रेखाएं, वो घुमाव, वो बिंदु अचानक एल्गोरिथम जैसे दिखने लगे। एक शोधकर्ता ने कहा यह भाषा नहीं है, यह सूचना संरचना है। मतलब प्राचीन भारत के लोग सूचना को शब्दों में नहीं पैटर्न में लिखते थे। ऊर्जा प्लस चेतना प्रणाली। जब उन पैटर्न्स को ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांत से जोड़ा गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। यह प्रणाली केवल मशीन के लिए नहीं थी, यह मानव चेतना के साथ काम करने के लिए बनाई गई थी। यानी मशीन और मन अलग नहीं थे। योग, ध्यान और न्यूरोसाइंस। आज की न्यूरोसाइंस कहती है ध्यान से मस्तिष्क की तरंगे बदलती हैं। प्राचीन ग्रंथ कहते थे मन ही यंत्र है। अब सवाल उठता है क्या प्राचीन साधक अपने मस्तिष्क को एक नियंत्रित उपकरण की तरह उपयोग करना जानते थे? आधुनिक प्रयोग और अजीब परिणाम। कुछ सीमित प्रयोग गोपनीय रूप से किए गए। ध्यान में बैठे व्यक्तियों को उन पैटर्न्स के सामने रखा गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ ने समय के बोध में बदलाव महसूस किया, कुछ ने तीव्र मानसिक थकान और कुछ बेहोश हो गए। प्रयोग तुरंत रोक दिए गए क्योंकि चेतावनी सच साबित हो रही थी। गुफा में लिखा था जो समय से आगे देखेगा वह वर्तमान में अंधा हो जाएगा। कुछ प्रतिभागियों को वापस सामान्य होने में कई हफ्ते लगे। एक रिपोर्ट में लिखा गया मानव मस्तिष्क अभी इस प्रणाली के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया इंतजार नहीं करती। जहाँ कुछ लोग सावधानी चाहते थे वहीं कुछ शक्तियाँ इस ज्ञान को हथियार में बदलना चाहती थीं, क्योंकि जो समय को समझ ले वह निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है। यहीं से एक अदृश्य संघर्ष शुरू हुआ, ज्ञान को बचाने वालों और ज्ञान को इस्तेमाल करने वालों के बीच छुपे हुए रक्षक। कुछ लोग आज भी हैं जो स्वयं को उस प्राचीन परंपरा से जुड़ा मानते हैं। वे सामने नहीं आते, वे नाम नहीं बताते, पर जब भी यह ज्ञान सीमा लांघता है वे हस्तक्षेप करते हैं। और अब सब कुछ एक अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अब यह केवल इतिहास नहीं रहा, यह वर्तमान बन चुका था। प्राचीन भारत का वो ज्ञान जिसे कभी सभ्यता ने स्वयं छुपाया था अब फिर से मानव हाथों के करीब था। समय का दबाव, गोपनीय प्रयोग बंद हो चुके थे पर डेटा मिटाया नहीं जा सका। जो एक बार डिजिटल हो जाए उसे भुलाया नहीं जा सकता। कुछ फाइलें कई देशों तक पहुंच चुकी थीं। अब सवाल यह नहीं था कि क्या यह ज्ञान सही है, सवाल यह था इसे कौन नियंत्रित करेगा। दो रास्ते। एक बंद बैठक में दुनिया के चुनिंदा
चुनिंदा लोग इकट्ठा हुए, वैज्ञानिक, रणनीतिकार और वे जो सत्ता से परे थे। टेबल पर सिर्फ दो विकल्प रखे गए। एक, ज्ञान को सील कर दिया जाए ताकि मानवता सुरक्षित रहे। दो, ज्ञान को सीमित रूप में जारी किया जाए ताकि भविष्य को दिशा दी जा सके। पर कोई तीसरा रास्ता नहीं था। प्राचीन चेतावनी फिर से पढ़ी गई। उसी बैठक में एक वृद्ध व्यक्ति बोला। उसकी आवाज शांत थी पर शब्द भारी। इस ज्ञान को कभी शक्ति के लिए नहीं बनाया गया था, यह चेतना के विकास के लिए था। फिर उसने एक पंक्ति दोहराई, अधिकार नहीं, योग्यता। योग्यता किसकी? आधुनिक दुनिया में योग्यता का मतलब था डिग्री, तकनीक और संसाधन, पर प्राचीन अर्थ था संयम, धैर्य और अहंकार का त्याग। और यही सबसे बड़ी समस्या थी। एक आखिरी प्रयोग, अंतिम निर्णय से पहले एक छोटा प्रयोग फिर से किया गया। इस बार कोई मशीन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ एक साधक और वो प्राचीन पैटर्न। परिणाम अविश्वसनीय था। उस साधक ने एक ऐसी जानकारी बताई जो केवल बंद फाइलों में दर्ज थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब इनकार संभव नहीं था। यह स्पष्ट हो चुका था, यह ज्ञान वास्तविक है और यह मानव मस्तिष्क से सीधा जुड़ता है। पर तभी एक और तथ्य सामने आया, हर कोई इसे सहन नहीं कर सकता। कुछ लोग टूट सकते हैं, कुछ पागल हो सकते हैं और कुछ इसे गलत दिशा में मोड़ सकते हैं। अंतिम निर्णय लिया गया। कई घंटों की बहस के बाद वो फैसला हुआ जो शायद सभ्यता ने पहले भी लिया था। यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। निर्णय हुआ, मुख्य प्रणाली फिर से छुपा दी जाएगी। केवल कुछ सिद्धांत आम ज्ञान में मिलाए जाएंगे और असली संरचना फिर से समय के हवाले कर दी जाएगी। इतिहास दोहराया गया, ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल पहले हुआ था। सभ्यता ने स्वयं को बचाने के लिए ज्ञान को पीछे छोड़ दिया। पर एक प्रश्न अब भी हवा में था, क्या अगली बार मानवता तैयार होगी? अंत में कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं की गई। सब कुछ शांत रहा, क्योंकि प्राचीन भारत की सबसे बड़ी सीख यही थी, सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता। ज्ञान फिर से कहा गया, वो संरचनाएं फिर से छुपा दी गयी, कुछ डिजिटल रूप में एनक्रिप्ट होकर ऐसे सिस्टम्स में डाल दी गयी जिन्हें कोई अकेला व्यक्ति कभी खोल न सके, और कुछ फिर से मनुष्य की स्मृति को सौंप दी गयी, ठीक वैसे ही जैसे पहले सौंपा गया था। गुरु और शिष्य आज भी कुछ स्थानों पर गुरु हैं। वे स्वयं को वैज्ञानिक या साधु नहीं कहते, वे बस मार्गदर्शक हैं। वे वही सिखाते हैं जो हमेशा से सिखाया गया, संयम, संतुलन और चेतना की जागरूकता। क्योंकि बिना संतुलन के हर शक्ति विनाश बन जाती है। तो क्या कुछ बदला? हाँ, पर बाहर नहीं। योग, ध्यान, सांस पर नियंत्रण और मानसिक अनुशासन, आज विज्ञान इन्हें स्वीकार कर रहा है। नाम बदले हैं, भाषा बदली है, पर मूल वही है। प्राचीन भारत भविष्य से पीछे नहीं था, वह आगे था, मिथक और सत्य के बीच की रेखा। लोग आज भी पूछते हैं, क्या वो विमान सच में थे? क्या वो अस्त्र वास्तविक थे? क्या वो ज्ञान मौजूद है? पर शायद गलत सवाल पूछे जा रहे हैं। सही सवाल यह है, क्या हम उस ज्ञान के योग्य हैं? समय अंतिम निर्णायक है। प्राचीन सभ्यता ने किसी बाहरी शत्रु से हार नहीं मानी, उसने स्वयं को रोका, यह समझकर कि हर युग हर सत्य के लिए तैयार नहीं होता। और अब बारी हमारी है। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। तकनीक हमारे पास है, सूचना हमारे पास है, पर क्या संयम भी है? क्योंकि अगर नहीं तो इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा। अंत नहीं, आरंभ। यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, यह हर उस व्यक्ति से फिर शुरू होती है जो शक्ति से पहले समझ चुनता है। और शायद कभी किसी शांत क्षण में जब आप ध्यान में बैठें तो आपको भी वो एहसास हो कि कुछ ज्ञान कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है।